हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का और कंटिन्यू करते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ललित। ललित जो है वो बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये किसको बिलोंग करता है? तो ये है नराद्या कीर्तन में। देखो पिछले वीडियो में तुमने देखा होगा, हमने देखा था कीर्तन के दो ट्रेडिशन थे, एक नराद्या कीर्तन और एक वारकरी कीर्तन। ठीक है, तो कीर्तन दो टाइप में थे, एक नराद्या कीर्तन और एक वारकरी कीर्तन। जो ललित है वो किस में आता है? वो आता है नराद्या कीर्तन में। ठीक है, और ये कहाँ पे बहुत पॉपुलर है? ये पॉपुलर है गोवा और कोंकण में। जैसे ही हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि गोवा और कोंकण में बहुत पॉपुलर क्या है? ललित। एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो कि हमने एक और टॉपिक कवर किया था जहाँ पे गोवा और कोंकण का नाम मेंशन किया गया था। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो। देखो हमने एक पढ़ा था दश अवतार थिएटर। ठीक है, ये रहा वो टॉपिक, दश अवतार थिएटर। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो दश अवतार थिएटर है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? ये परफॉर्म होता है गोवा, कोंकण और गोवा के रीजन में। तो हमने सेम नाम पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे ही कोई चीज़ ऐसे सेम दिखे तो कनेक्ट कर लिया करो कि यार ऐसा हमने पहले पढ़ा है, इससे तुम्हारी रिवीजन जो है वो होती रहेगी। ठीक है, हम ललित समझते हैं। ललित क्या है? एक बहुत ही ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है महाराष्ट्र में। किस ट्रेडिशन को बिलोंग करता है? तो वो है नराद्या कीर्तन। कहाँ पे बहुत पॉपुलर है? तो वो है गोवा और कोंकण में। ठीक है, अब जब ललित होता है तो क्या होता है? इमेजिन करने की कोशिश करो, जब ललित का परफॉर्म करते हैं तो कब करते हैं? ललित का परफॉर्मेंस कब होता है? वो होता है रिलीजियस फेस्टिवल्स के टाइम, त्योहारों पे। तो जब रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग धार्मिक त्यौहार होते हैं, उस समय पे क्या परफॉर्म किया जाता है? ललित। तुम्हें इस चीज़ को रटना नहीं है, ये देखो समझने वाली चीज़ है। अगर मैं एक और बार तुम्हें कनेक्ट कराने की कोशिश करूं, दश अवतार थिएटर कब करते हैं? अगर तुम याद कर पाओ, टेक्स्ट बुक खोल के रखो, फटाक से ऊपर जाके देख लो। आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल कटने के बाद। ललित जो है वो कहाँ कब होता है? ड्यूरिंग द ओकेशंस ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। तो त्योहारों के समय पे ललित परफॉर्म करते हैं। क्या होता है उस परफॉर्मेंस में? ऐसा माना जाता है, प्रिज्यूम्ड मतलब ऐसा माना जाता है कि जो भी भगवान हैं, प्रिसाइडिंग ड्यूटी मतलब जिसकी पूजा हो रही है, वो खुद आके जो आसन होता है, थ्रोन मतलब आसन, उस पे आके विराजमान होते हैं, आके बैठते हैं और फिर लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई जो भी हमारी डिज़ायर है, जो भी हमारी इच्छा है, उसे क्या करो? पूरी करो। इमेजिन करके देखो कि कोई फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में एक आसन रखा हुआ है, उसमें देवता आके बैठे हैं और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। उन्हें इन्वोक करना मतलब मान लो कि उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं कि यार जो भी हमारी इच्छा है उसे क्या करो? पूरी करो। ठीक है, अब देखो क्या है उनकी इच्छाएं, क्या मांगते हैं, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिज़ायर, जिसकी जो इच्छा है वो पूरी कर दो। हमारी गाँव में जो है वो सब लोग खुशी खुशी से जिए अगले ललित के परफॉर्मेंस तक। जो भी आपसी मतभेद है ना, इंटरनल क्लैशेस मतलब आपसी जो भी मतभेद है लोगों के मन में, वो सब ख़त्म कर दिया जाए। किसी के मन में कोई बुरी धारणाएं नहीं बनी हो, प्रेजुडाइज मतलब कोई ऐसी धारणा ना बना ले कोई व्यक्ति किसी के लिए बुरी। ठीक है, सारे लोग खुशी खुशी रहे, सबका दिमाग बिल्कुल ही साफ रहे और सब लोग एक पायस रहें। इसका मतलब है कि एक धार्मिक बन के रहे, है ना, स्पिरिचुअल व्यक्ति की तरह बिहेव करे, एक धार्मिक व्यक्ति बन के रहे। ये सारी इच्छाएँ होती है। ललित जो परफॉर्म किया जाता है वो एक थिएटिकल स्टाइल। देखो थिएटिकल स्टाइल का मतलब होता है, तुमने कभी थिएटर देखा होगा ना, इसमें एक्टिंग है, डांस है, म्यूज़िक है, तो उसी तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है? ललित। अब ललित में किसकी कहानियाँ होती हैं? तो भगवान कृष्ण की होती है, भगवान राम की होती है। स्टोरीज ऑफ कृष्ण, राम एंड ग्रेट डिवोटीज आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। कुछ ललित के टेक्स्ट हमारे पास हिंदी में भी अवेलेबल है। और ललित एक बैकड्रॉप है मॉडर्न मराठी थिएटर का। इसका मतलब क्या है? देखो दश अवतार थिएटर हो या फिर ललित हो, कहीं ना कहीं इन सब ने बहुत मदद किया है। किस चीज़ के लिए? मराठी थिएटर को डेवलप होने के लिए। तो वही इसका मतलब है। हमने दश अवतार थिएटर में भी यही पढ़ा था कि मराठी थिएटर की शुरुआत में मदद किसने की है? दश अवतार थिएटर ने। उसी तरीके से ललित भी किसके शुरुआत में बहुत हेल्प किया है? तो वो है मराठी थिएटर के। ठीक है, तो एक बार मैं अगर रिवाइज़ करवा दूं ताकि तुम इसको रटना ना पड़े तुम्हें। ललित में हमने क्या पढ़ा? ये एक बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है महाराष्ट्र का।
ये किस सेक्ट को बिलोंग करता है? नरादिया, नरादिया कीर्तन। कहाँ पे ये बहुत फेमस है? तो गोवा और कोंकण में। कब परफॉर्म करते हैं? तो रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम। ऐसा माना जाता है कि जो भी देवता हैं, जो भगवान हैं, वो आके आसन पे बैठते हैं और उनको फिर लोग इन्वोक करते हैं, कहते हैं, बुलाते हैं कि यार आज जो हमारी डिज़ायर है उसे क्या कर दो, पूरी कर दो। ये एक थेरेटिकल स्टाइल में होता है। भगवान राम, कृष्ण और उनके बहुत बड़े बड़े डिवोटीज़ जो हैं उन सब की कहानियाँ यहाँ पे बताई जाती हैं। कुछ हिंदी में भी इसके टेक्स्ट जो हैं, जो लिखी हुई है, वो हमें अवेलेबल है, हम उसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और मराठी थिएटर की शुरुआत में कहीं ना कहीं किसका बहुत बड़ा हाथ है? तो वो है ललित का। तो आई होप तुम्हें ललित जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और वो है भारुड। क्या है? भारुड। लिखा है भारुड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट है स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन। देखो भारुड जो है वो एक मेटाफोरिकल सॉन्ग है। मेटाफोरिकल सॉन्ग, मेटाफोर क्या होता है? मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जहाँ पे तुम दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक बात बताते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत तुम्हारे लेवल का, एक चलो एक अच्छा एग्जांपल पर दे देता हूँ। तुम किसी इंसान से मिले और तुम उस इंसान को बोल रहे हो कि यार ये इंसान ना हिमालय की तरह है। अब हमने ऐसा क्यों बोला होगा? क्योंकि हमें लगा होगा यार इसकी पर्सनैलिटी ना बहुत गजब है, ये बहुत बड़े पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति। तो हमने क्या बोल दिया? ये इंसान हिमालय की तरह है। देखो मैंने दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ दिया। अब यार इंसान कहाँ, हिमालय कहाँ, लेकिन हमने बोल दिया ये इंसान कैसा है? हिमालय की तरह है ना। किसी ने बहुत सुंदर लड़की को देखा, उसकी आंखों को देखा और बोल दिया योर आइज़ आर लाइक ओशन, तेरी आंखें ओशन की तरह। अरे कहाँ ओशन, कहाँ उसकी आंखें। लेकिन हमने क्या किया? उस ब्यूटी को बताने के लिए हमने उसे जोड़ दिया। तुम किसी से मिले और बोल दी कि यार ये ना पूरे समुद्र की तरह है, मतलब बहुत डीप व्यक्ति है। किसी को बोले हिमालय की तरह, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है। किसी को बोल दिया ये व्यक्ति गंगा की तरह है, मतलब बहुत प्योर व्यक्ति है। तो देख रहे हो, मैं दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहा हूँ, इसी को हम क्या कहते हैं? मेटाफर। तो भरूड में यही होता है। भरूड में अगर तुम क्वेश्चन आंसर्स में जाओगे ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसमें मैंने संत एकनाथ ने जो भरूड बनाया हुआ है उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है, तो वो भी जाके एक बार देखना ज़रूर। तो भरूड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसा होता है? वो एक मेटाफोरिकल सॉन्ग। आई होप तुम्हें मेटाफर जो है वो समझ में आ गया है। अब इस मेटाफर में ना दो लेसन्स देते हैं वो। एक स्पिरिचुअल को कह सकते हो तुम्हारे लेवल पे, मान लो कि जिसमें भगवान के बारे में बताया गया है ना। और एक एथिकल लेसन्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है जो, जैसे झूठ ना बोलना, कोई गलत काम नहीं करना, लोगों की मदद करना, है ना। एक एथिक्स, जीवन कैसे जीना, बड़ों का आदर करना, ये सब क्या आता है? एथिक्स। तो अब याद रखना, बहुत इजी हो गया अब तुम्हारे लिए, तुम समझ कर चुके हो सारी बात। भारूड क्या होता है? भारूड एक मेटाफोरिकल सॉन्ग होता है जिसमें स्पिरिचुअल लेसन्स भी हैं और एथिकल लेसन्स भी हैं। भारूड को तुम कंपेयर कर सकते हो रोड शो, मतलब कह सकते हो कि ऐसे रोडों पे जाके एक परफॉर्मेंस करते हैं ताकि आम जनमानस, जो लोकल लोग हैं, वो भी आके उसे देखें और उसे समझ सके। भारूड कंपोज बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ इस वाइड रेंज ऑफ। देखो भारूड जो संत एकनाथ ने बनाया है वो बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र में। अब वो क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो अलग अलग विषय कवर करते हैं, है ना। अलग अलग विषय कवर करते हैं, अलग अलग कहानियाँ बता रहे हैं। उसकी ड्रामेटिक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि अगर तुम उसको सुनोगे, अगर तुम उसे देखोगे, तो जो ड्रामा है ना उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी, तुम्हें मज़ा आएगा उसे सुनने में। उसका रिदम बहुत ईजी है और उसमें ह्यूमर है। ह्यूमर मतलब क्या होता है? मान लो हंसी मजाक, उसमें ह्यूमर भी है। ऐसा नहीं कि तुम बोर हो जाओगे। देखो अगर कोई चीज़ बहुत फेमस है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। ठीक है, तो भारूड जो है, जो संत एकनाथ जी ने लिखी है, बड़ी पॉपुलर है महाराष्ट्र में। कारण क्या है कि अलग अलग विषय को उन्होंने कवर किया। ड्रामेटिक क्वालिटी बड़ी अच्छी है, रिदम बहुत आसान है, उसमें हंसी मजाक होता है, ह्यूमर भी होता है। संत एकनाथ कंपोज भारूड विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जीवन के अलग अलग पहलू पे लोगों को एजुकेट करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए संत एकनाथ ने क्या बनाया है? भारूड बनाया है। तो अगर तुम इसको रटने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से वो अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे मैं टॉपिक कवर करता हूँ तुम खुद सोच के देखो एक बार कि भारूड क्या है। भारूड एक मेटाफोरिकल सॉन्ग है जिसमें स्पिरिचुअल लेसन भी है और एथिकल लेसन भी है। इंसान को जीने का सही तरीका बताना, कैसे जीना है, ये सारी चीज़ें समझाना, ये सब कहाँ हमें मिलेगा? भारूड में। भारूड कैसा है? एक रोड शो की तरह होता है। संत एकनाथ ने जो भारूड लिखा है वो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। कोई चीज़ अगर पॉपुलर है उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं।
हमारे टेक्स्ट बुक ने 4-5 रीजंस दिए हैं, 4 रीजंस। बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं, ड्रामेटिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिदम बहुत आसान है और उसमें ह्यूमर भी है, हंसी मजाक भी है। संत एकनाथ जो कंपोज किया था उन्होंने क्यों बनाया भारूड? ताकि वो आम जनमानस को अलग अलग जीवन का पहलू, इंग्लिश में डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अलग अलग जीवन के पहलू को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए उन्होंने इसको क्या किया था, बनाया था। तो तुम भी जब एक टॉपिक कवर कर लेते हो, देखो टॉपिक कवर होने के बाद जैसे वीडियो तुम मेरा पूरा देखते हो, उसके बाद जब वीडियो बंद हो जाता है तो फिर वीडियो बंद होने के बाद पानी वानी पिया करो, फिर वापस चेयर पे बैठ जाया करो, 5 मिनट आराम किया करो। 5 मिनट बाद एक एक टॉपिक को ना सोचा करो कि इसमें मैंने पढ़ा क्या है। उसे तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, अगर तुम समझ गए हो ना फिर रटने की ज़रूरत होती नहीं है। इसीलिए मैं ये काम करता हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में थोड़ा सा जॉय आए, रटना ना पड़े। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास तमाशा। तमाशा में देखते क्या है, तमाशा एक पर्शियन वर्ड है। तमाशा कौन सा वर्ड है? पर्शियन। पर्शियन मतलब पर्शियन जो है वो ईरान वाला इलाका में ना, वहाँ पे पर्शिया था उसका नाम पहले। तो कौन सा वर्ड है ये? पर्शियन वर्ड है तमाशा। इसका मतलब होता है प्लीजेंट साइड, मतलब देख के ही तुम्हें आनंद आ जाए, मज़ा आ जाए देख के। तमाशा डेवलप हुआ एक अलग इंडिपेंडेंट, मतलब अलग सा एक आर्ट फॉर्म बना। कब बना वो? 18th सेंचुरी में। लेकिन इसके अंदर तमाशा में तुम अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। फोक थिएटर भी देख सकते हो और क्लासिकल आर्ट भी देख सकते हो। फोक थिएटर मतलब, फोक थिएटर मतलब अभी जैसे हमने पढ़ा था दशावतार थिएटर, एक क्या था? महाराष्ट्र का फोक थिएटर। क्लासिकल आर्ट मतलब डांस एंड म्यूज़िक। वापस से सुनो इस चीज़ को। तमाशा एक कौन सा वर्ड है? पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? प्लीजिंग साइड, मतलब तुम्हें देख के मज़ा आएगा। ये एक अलग सा इंडिपेंडेंट आर्ट कब बना? ये बना 18th सेंचुरी में। कैसे? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसके अंदर तुम्हें फोक थिएटर भी देखने को मिल जाएगा, क्लासिकल आर्ट भी मिल जाएगा। फोक थिएटर का एग्जांपल मैंने दिया, दशावतार जैसा थिएटर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और क्लासिकल आर्ट का मतलब क्या हो गया? डांस एंड म्यूज़िक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दो ट्रेडिशन ऑफ तमाशा होता है, एक होता है संगीत बारी और एक होता है ढोल की चफड़। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में यहाँ वहाँ हो सकता है, स्टिल मैनेज कर लो। तो दो होता है, एक संगीत बारी और एक ढोल की चफड़। डांस एंड म्यूज़िक आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ड्रामा इन संगीत बारी। देखो संगीत बारी में क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है? डांस एंड म्यूज़िक। ड्रामा से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? डांस एंड म्यूज़िक। नाम ही है संगीत, तो ड्रामा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें डांस एंड म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तमाशा विद ड्रामा एज अ मेन पार्ट वॉज डेवलप लेटर। तो भाई तमाशा में ड्रामा बाद में आया, शुरुआत में था नहीं। इट इंक्लूडेड वाग। वाग मतलब क्या है? द ड्रामेटिक पार्ट। ठीक है, जैसे पूरा ड्रामा होता है, एक्टिंग होती है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, तो उसको क्या कहेंगे? वाग, द ड्रामेटिक पार्ट। याद रखना, तमाशा में पहले ड्रामा इतना नहीं था, पहले डांस एंड म्यूज़िक था, आगे चल के ड्रामेटिक पार्ट आया जिसको क्या कहते हैं? वाग। द वाक बिकम्स वेरी लाइवली एंड एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। वाक बहुत एंटरटेनिंग है, क्यों? स्पॉन्टेनियस ह्यूमर मतलब जैसे एक तमाशा चल रहा है, 2-3 कैरेक्टर उस स्टेज पे हैं, वो लोग ना आपस में ही कोई ऐसा जोक मार देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जो तुम सडन एक जोक मार देते हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। तो इसके वजह से ना बड़ा लाइवली होता है, बहुत मज़ा आता है उसको देखने के लिए। अब ये शो शुरू कैसे होता है? ये शो शुरू होता है सिंगिंग द प्रेज ऑफ लॉर्ड गणेशा नोन एज गण। तो भैया भगवान का गाना गा के, गणपति जी का गाना गा के शुरू होता है। इट इज़ फॉलोड द प्रेजेंटेशन ऑफ गावलन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है गावलन। और फिर इसका सेकेंड पार्ट में क्या होता है? इसका सेकेंड पार्ट में होता है वाग। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट में क्या होता है? तो सेकेंड पार्ट में होता है वाग। वाग मतलब अभी हमने देखा ड्रामा पूरा पूरा किया जाता है। अब इसमें कुछ पॉपुलर प्ले भी है, विच्छा माझी पूरी करा और फिर गाडवाचे लगन जाता है, एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तमाशा जो है वो कौन सा वर्ड है? वो एक पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? प्लीजेंट साइड। कब डेवलप हुआ था? ये 18th सेंचुरी में। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? फोक थिएटर और क्लासिकल आर्ट्स। दो टाइप के इसमें देखने को मिलेंगे, संगीत बारी और ढोल की चफट। संगीत बारी में संगीत, डांस एंड म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्रामा आगे चल के आया। ड्रामा जब इंक्लूड हुआ उसे हम कहते हैं वाग, और ये बहुत ही मज़ा आता था देखने, बड़ा लाइवली होता था। क्यों? क्योंकि इसमें होता है स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। शुरुआत कैसे होती है? तो गणेश जी के, उनको प्रेस करके उनका गाना गा के, उसके बाद उसमें गावलन होता है। अच्छा, एक बार ये तुमको
कमेंट में बताना कि गावलन होता क्या है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक बार सर्च करोगे तुरंत तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, वाघ हमें उसके बाद देखने को मिल जाता है। तो ये सारी हमने किसके बारे में बात की, हमने बात की तमाशा के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं और वो क्या है, पोवाड़ा। अब देखो, पोवाड़ा जो है वो एक ड्रामेटिक नरेशन है ना, ये याद रखना, ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है। पोवाड़ा क्या है, एक पूरे ड्रामेटिक नरेशन है। ड्रामेटिक नरेशन मतलब सारे इसमें तुम्हें इमोशंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पोइट्री भी है और प्रोसैग भी है। तो पोवाड़ा इज ए ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोइट्री एंड प्रोसैग। मतलब क्या है पोवाड़ा, ये तो समझ गए, एक ड्रामेटिक नरेशन है, मतलब इमोशंस सारे कुछ देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको पोइट्री भी देखने को मिल जाएगा एक बार, और फिर प्रोसैग भी। देखो पोइट्री तुम जानते हो क्या होता है, प्रोसैग तुम नहीं जान रहे। प्रोसैग का मतलब क्या होता है, प्रोसैग का मतलब होता है कि कोई भी इमेजिनरी चीज़ नहीं बोलते, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो पूरी कहानी बताई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसैग। तो याद कर लो, पोवाड़ा क्या है, एक ड्रामेटिक नरेशन जिसमें अल्टरनेटिंगली क्या बताते हैं, एक बार पोइट्री बताते हैं और एक बार प्रोसैग बताते हैं। मैं तुम्हें ऐसे क्यों पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें इसे इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हें ना आंसर थोड़ा याद कर पाओ। तो अगर पोवाड़ा पे क्वेश्चन आ गया तो तुम क्या लिखोगे, पोवाड़ा एक ड्रामेटिक नरेशन है जहाँ पे अल्टरनेटली हम क्या यूज़ करते हैं, क्या उसमें रिसाइट करते हैं, पोइट्री भी और प्रोसैग भी। अब पोवाड़ा में क्या बताते हैं, पोवाड़ा में बताते हैं कि क्या महान काम हमारे देश के महान मैन और वुमेन ने किया हुआ था, और उसको बहुत ही फोर्सफुल और इंस्पायरिंग स्टाइल में बताते हैं। तो पोवाड़ा में हम क्या बताते हैं, जो भी महान महान काम हमारे देश के मैन एंड वुमेन ने किया हुआ है, आदमी औरत ने किया हुआ है, उसको बहुत ही फोर्सफुल और इंस्पायरिंग स्टाइल में क्या करते हैं, बताते हैं। पोवाड़ा कंपोज बाय अदनयन दास। अब अदनयन दास किसके समय पे थे, कंटेम्प्रेरी, मतलब किस समय के पोएट थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे थे। उन्होंने नरेट किया है एक इंसिडेंट जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज किसको किल कर रहे थे, अफजल खान को। और एक और है एंड अनदर वन द बैटल ऑफ सिंहगढ़, जिसको किसने कंपोज किया है, तुलसीदास ने। आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ पोवाड़ा। तो दो पोवाड़ा का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कौन सा है, एक अदनयन दास जो किसके समय पे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने कौन सा पोवाड़ा लिखा है, अफजल खान की किलिंग का। और सिंहगढ़ का जो बैटल था वो उसके बारे में किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने। तो पोवाड़ा क्या, याद कर लो, पोवाड़ा एक ड्रामेटिक नरेशन है जहाँ पे हम अल्टरनेट करके रिसाइट करते हैं पोइट्री और प्रोसैग। पोवाड़ा बताता है जो भी महान काम हमारे देश के लोगों ने किया है, उसे बड़े बड़े ही फोर्सफुल और इंस्पायरिंग स्टाइल में बताया जाता है। जो अदनयन दास जी ने पोवाड़ा लिखा है, किस समय पे थे वो, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे। वो बड़े ही इंस्पायरिंग में बताते हैं, बड़े ही फोर्सफुल वे में बताते हैं, और उन्होंने क्या बताया था, जो इंसिडेंट है किलिंग ऑफ अफजल खान। फिर बैटल ऑफ सिंहगढ़ के बारे में किसने पोवाड़ा बनाया है, तुलसीदास जी ने। और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। ब्रिटिश पीरियड में भी, अंग्रेज़ों के समय पे भी बहुत सारे पोवाड़ास बनाए गए, जैसे कि कहानियाँ बताई गई उमाजी नायक का, चापेकर ब्रदर्स, महात्मा गांधी, इन सब के बारे में पोवाड़ा बना। और जब संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चल रहा था, अगर तुमने क्लास 8 का लास्ट चैप्टर पढ़ा है हिस्ट्री का, तो तुम्हें समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं आया तो आप याद कर लो, मूवमेंट कौन सा है, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। उस टाइम पे भी क्या बनाया गया था, बहुत सारे पोवाड़ास बनाए गए थे। तो बहुत सिंपल है, 3-4 पॉइंट में समझाया है, और उसके बाद में सारे क्या है, खाली एग्जाम्पल्स हैं। और मैंने ये बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये समझाया भी है क्वेश्चन आंसर्स में भी पोवाड़ा, तो वहाँ पे भी जाके एक बार उसको सुन सकते हो, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाएगा। अब हमारे 2 ही टॉपिक बच रहे हैं, एक है मराठी थिएटर, जो बड़ा टॉपिक है। अच्छा, मराठी थिएटर में तुम्हें बहुत नाम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नाम है इसमें, और ये आ भी सकता है क्वेश्चन ना, स्पेशली स्कूल कोचिंग्स, बोर्ड भी यहाँ से सवाल पूछ सकती है। तो इसको कवर करेंगे, 2-3 बार 4 बार पढ़ूंगा तो शायद आपको याद हो पाए। यहाँ भी देखो बहुत सारे नाम हैं। और फिर हम पढ़ेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ट्राई करो, देखो मैं क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें बता देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स ना मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले ही। तो देखो, जो हम मराठी थिएटर पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन ये रहा, इसका तुम जाके वीडियो देख लो, जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाया है, तुम्हारा काम बन जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे भी ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का टॉपिक वाला ये वाला वीडियो देखो, ये वाले क्वेश्चन का, तो तुम्हारा वो दोनों काम आराम से निकल जाएगा।
ठीक है, दोनों टॉपिक का तुम समझ जाओगे, तुम्हें नाम भी याद हो जाएंगे। तो वीडियो ज़रूर देखना क्वेश्चन आंसर्स वाला, प्लेलिस्ट में जाओगे तो इस चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर्स देख लेना। थैंक यू।